हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग हिंदी सी-टेट के लिए हिंदी के प्रश्नों की चर्चा करेंगे। आज मैं 15 प्रश्न लेके आई हूँ जिसे मैंने गूगल से आपके लिए लिया है। तो ये बहुविकल्पीय प्रश्न है जिसका हम केवल प्रैक्टिस करेंगे। इसमें हम इस क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी सॉल्व करके। तो पहला प्रश्न है कि भाषा अर्जन में बच्चे भाषा को सहज और स्वाभाविक रूप से सीखते हैं, अभ्यास और यांत्रिकता से सीखते हैं, स्वाभाविक और प्रयासपूर्ण तरीके से सीखते हैं, सहजता और अभ्यास से सीखते हैं। अब हमें इसमें से इसका सही ऑप्शन चुनना है। तो भाषा अर्जन में बच्चे भाषा को किस तरह से सीखते हैं? भाषा अर्जन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य अपने ज्ञान को समझता है, मतलब ज्ञान को ग्रहण करता है और फिर उसे शब्दों और वाक्यों के द्वारा प्रकट करता है, संप्रेषित करता है, दूसरे तक पहुंचाता है। तो ये क्षमता जब उसमें प्राप्त होती है तो वो भाषा को अर्जित करना कहलाता है। तो भाषा अर्जन करने से व्यक्ति जो है शब्द और वाक्य को दूसरे तक संप्रेषित करता है। तो भाषा अर्जन में कैसे होता है? तो भाषा अर्जन बोलकर, सुनकर बच्चा जो है, बालक है, वो भाषा ग्रहण करता है और उसमें निरंतर सुधार होता रहता है। तो भाषा सीखने की प्रक्रिया में भाषा अर्जन महत्वपूर्ण होता है। सीखी हुई भाषा को समझना और उसे फिर दैनिक जीवन में प्रयोग लाना ही भाषा अर्जन होता है। तो भाषा अर्जन में क्या होता है? ये एक अनुकरण की प्रवृत्ति दिखती है, इसलिए भाषा अर्जन क्या है? एक सहज और स्वाभाविक प्रक्रिया है जिससे बच्चे सहजता से सीखते हैं। इसलिए इसका आंसर है ए। ये क्या है कि बच्चे घरेलू परिवेश में भाषा को सीख लेते हैं, बोलचाल को बोलकर, सुनकर इस तरह से सीखते हैं। उसके लिए उनको कोई ग्रामर सीखने की जरूरत नहीं होती और वो सहजता से इसे सीख लेते हैं। और अनुकरण करके भी वो पहली भाषा सीख लेते हैं। प्रथम भाषा जो सीखते हैं वो घर में जो भाषा होती है घर की, वो आसानी से सीख लेते हैं। और इसमें अनुकरण करके भाषा सीख कर बच्चे अपनी बातों को प्रकट करते हैं, इसलिए सहज और स्वाभाविक रूप से होता है। अभ्यास और यांत्रिकता नहीं होती है और प्रयास भी नहीं करना पड़ता है, बस वो बोल सुनकर सीख लेते हैं। तो इसलिए से इसका आंसर होगा ए। दूसरा है डिस्ग्राफिया। जो बच्चे विशेष रूप से पढ़ने में कठिनाई महसूस करते हैं वे किस से ग्रस्त होते हैं? डिस्ग्राफिया, डिस्ग्राफिया यहाँ लिखा हुआ है, ये होगा डिस्ग्राफिया। ग्राफिया, डिस्ग्राफिया, इसको यहाँ ऐसे लिखा। डिस्ग्राफिया से ग्रस्त होते हैं, मंदबुद्धि होते हैं, डिसलेक्सिया से ग्रस्त होते हैं या सीखने में अक्षम होते हैं, मतलब सीखने में उन्हें दिक्कत होती है। तो डिस्ग्राफिया क्या होता है पहले ये जान लें। डिस्ग्राफिया जो है सो सही ढंग से नहीं लिखने की एक अक्षमता है, जिसमें बच्चे सही ढंग से लिख नहीं पाते हैं और ये एक दिमागी बीमारी के रूप में इसे चिन्हित किया जाता है। डिस्ग्राफिया एक खास तरह की सीखने की अक्षमता है जो लेखन कौशल पर असर डालती है। लिखने में दिक्कत होती है, इसमें स्पेलिंग, हाथ से लिखना, ये सब करने में ये ऐसे कौशल जो होते हैं, जो स्किल होते हैं, उसमें दिक्कत होती है। लेखन का संबंध भाषा को समझने और इस्तेमाल करने से जुड़ा हुआ है। तो जिन बच्चों में डिस्ग्राफिया होता है उनकी लेखन प्रक्रिया कठिन हो जाती है। लेकिन हमारा यहाँ प्रश्न क्या है? यहाँ प्रश्न है कि जिन बच्चों को पढ़ने में कठिनाई महसूस होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? तो जिन बच्चों को पढ़ने में दिक्कत होती है वो मंदबुद्धि होते नहीं, डिसलेक्सिया, वो डिसलेक्सिया से ग्रस्त होते हैं। डिसलेक्सिया क्या है? यह एक तरह की अधिगम अक्षमता है या लर्निंग डिसऑर्डर है जिसमें कि ये
इसमें बच्चों का लर्निंग डिसऑर्डर है। ये बच्चे दूसरे बच्चों की तरह भाषा या चिन्हों को पढ़ने या समझने में उन्हें दिक्कत होती है और जिससे वह परीक्षा में बाकी के बच्चों से पिछड़ जाते हैं। तो इन बच्चों को क्या है कि डिसलेक्सिया में उन्हें शब्द जो है वो 10% बच्चों में ये लर्निंग डिसऑर्डर होती है और ये है कि इसमें बच्चे शब्दों को सही ढंग से देख नहीं पाते, उन्हें समझ में नहीं आता, उन्हें अक्षर की पहचान करने में दिक्कत होती है। तो पढ़ने में इन्हें दिक्कत होती है, तो इसे हम डिसलेक्सिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा के शिक्षक के रूप में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? बच्चों की लेखन क्षमता का विकास करना, बच्चों को विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग सिखाना, बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास करना या बच्चों को व्याकरण के नियम सिखाना। तो एक हिंदी भाषा के शिक्षक के रूप में आपका क्या रोल होगा? आप सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण किसे मानते हैं? तो बच्चों की लेखन क्षमता का विकास करना या बच्चों को विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग सिखाना, मौखिक अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास करना या व्याकरण के नियम सिखाना। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये होगा कि बच्चों को हर संदर्भ, अलग अलग संदर्भ में भाषा का प्रयोग सिखाना, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में किस तरह के भाषा का प्रयोग कर सकेंगे वो ये सिखाना सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इसलिए इसका आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की बारीकी को सही रूप से समझने की क्षमता का विकास करने के लिए आप क्या करेंगे? हिंदी भाषा की बारीकी को सही रूप से समझने की क्षमता का विकास करने के लिए सबसे क्या करेंगे? तो हिंदी भाषा के विभिन्न प्रयोगों से युक्त सामग्री उपलब्ध कराना, संस्कृत निष्ठ हिंदी भाषा से युक्त सामग्री उपलब्ध कराना, हिंदी भाषा के प्राचीनतम प्रयोगों से युक्त सामग्री उपलब्ध कराना, गूढ़ अर्थ वाली भाषा से युक्त सामग्री पढ़वाना। हिंदी भाषा की बारीकी को समझने के लिए क्या होगा कि हिंदी भाषा का विभिन्न प्रयोग जो होता है उससे युक्त सामग्री उपलब्ध कराएंगे, तब वो हिंदी भाषा को सही ढंग से समझ पाएंगे। संस्कृत निष्ठ से क्या होगा कि वो कठिन हो जाएगा समझने में, या प्राचीनतम प्रयोग से युक्त सामग्री से भी अभी के संदर्भ में वो काम नहीं आएगा, और गूढ़ अर्थ वाले नहीं। इसलिए पहले विभिन्न प्रयोगों से युक्त सामग्री को उपलब्ध कराना। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। हिंदी भाषा की बारीकी, हम चौथा के बाद पांचवा क्वेश्चन हमारा है। अच्छा, नंबरिंग गलत है, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 6 को गलत लिखा गया है, इसको हम 5 करते हैं। 7वीं कक्षा में पढ़ने वाली रूबी कक्षा में सबसे पहला अपना कार्य समाप्त कर लेती है। हिंदी भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? तो रूबी को दूसरे बच्चों के कार्य की जांच की एकमात्र अधिकारी बनाएंगे, या रूबी की दूसरे से तुलना करेंगे, या रूबी को उसकी पसंद का कार्य करने को कहेंगे, या फिर रूबी को शांत बैठने के लिए कहेंगे? नहीं, जब अपना कार्य वो समाप्त कर ली तो उसे उसके पसंद का कार्य करने को कहेंगे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने को प्रभावित करता है।
बच्चों के द्वारा किया जाने वाला सुलेख, शिक्षक का भाषा शिक्षण संबंधी रवैया, शिक्षक द्वारा ली गई लिखित परीक्षा, भाषा संबंधी गृह कार्य। तो हमारा इसमें आंसर होगा कि उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने को प्रभावित करने वाले भाषा सीखने को प्रभावित करता है कौन सा? तो शिक्षक का इसमें आएगा कि शिक्षक का रवैया ही प्रभावित करता है। बच्चों के द्वारा किया जाने वाला सुलेख, शिक्षक द्वारा ली गई शिक्षक का भाषण संबंधी रवैया ही सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, क्योंकि मनुष्य अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए और समाज के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए वह भाषा क्षमता का विकास करता है। और भाषा अधिगम जो है वो सीखी हुई भाषा कहलाती है ना। तो यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सचेतन रूप से बच्चे विद्यालय जाकर शिक्षण संस्थाओं में भाषा के नियमों को सीखते हैं। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने को प्रभावित करने के लिए जो कारक होते हैं उसमें बच्चों को सबसे पहले तो प्रेरित मोटिवेट करना होता है, ये सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है। फिर शारीरिक और मानसिक रूप से परिपक्व होते हैं जब बच्चे, तब सीखने की गति बढ़ती है और सीखने का स्तर भी बढ़ता है। इसलिए शिक्षक का भाषा शिक्षण संबंधी रवैया भाषा सीखने को प्रभावित करता है। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर तो होगा हमारा कि शिक्षक का रवैया। भौतिक और सामाजिक वातावरण भी शिक्षण को प्रभावित करते हैं, अधिगम को भी प्रभावित करते हैं। इसलिए उच्च प्राथमिक स्तर पर जो सीखना है वो बच्चों की इच्छा पर निर्भर करता है, और उसके लिए बच्चों की में जितनी ज़्यादा प्रबल इच्छा होगी वो उतना ही तेजी से उस चीज़ को सीखेंगे। इसलिए शिक्षक का रवैया बहुत प्रभावित करता है। अगर शिक्षक उत्साहवर्धक बातें करेंगे तो बच्चे तेजी से सीखेंगे। इसलिए शिक्षक का रवैया भाषा सीखने में प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए क्या अपेक्षित नहीं है? उच्च प्राथमिक स्तर का मतलब कौन सा हुआ? उच्च प्राथमिक स्तर होता है 7th 8th क्लास जो होता है, तो उसमें हिंदी भाषा शिक्षण के लिए क्या अपेक्षित नहीं है? तो स्वाध्यायशीलता का विकास जरूरी है, स्वाध्याय करना चाहिए बच्चों को, खुद से पढ़ के सीखना, सुनकर शब्दशः दोहराने की क्षमता का विकास, जिसको हम कहते हैं नकल करना या इमिटेट करना है, तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए, ये अपेक्षित नहीं है। इसलिए इसका आंसर होगा बी, भाषा प्रयोग की क्षमता का विकास होना चाहिए, अपेक्षित है। चिंतनशीलता का विकास भी अपेक्षित है, लेकिन सुनकर शब्दशः दोहराने की क्षमता का विकास करना अपेक्षित नहीं है। फिर है, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण में सर्वोपरि महत्वपूर्ण सामग्री क्या है? सर्वोपरि महत्वपूर्ण सामग्री उच्च प्राथमिक स्तर वही है 7th 8th क्लास जो है 3 to 5 होता है लोअर प्राइमरी, और उसके बाद 6, 7, 8 जो होता है वो अपर प्राइमरी होता है। तो उसमें हिंदी भाषा शिक्षण का सर्वोपरि महत्वपूर्ण सामग्री है बाल साहित्य, जिसमें बच्चों के हिसाब से चीज़ें होती हैं और बच्चे उसे पढ़ते हैं, तो इसलिए बाल साहित्य सबसे महत्वपूर्ण है। तो इसका आंसर अभ्यास पत्रक, अभ्यास पुस्तिका, पाठ्य पुस्तक, ये सब चीज़ तो बच्चे को जब पढ़ने के लिए दिया जाता है तो ये बाध्यता होती है पढ़ने के लिए, लेकिन बाल साहित्य बच्चों को मनोरंजक लगता है, इसलिए वो उसमें रुचि से पढ़ते हैं, खुद अपनी रुचि से पढ़ते हैं। इसलिए हिंदी भाषा शिक्षण में बाल साहित्य का महत्व ज़्यादा है।
या सर्वोपरि है। अगला क्वेश्चन है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षा में बच्चों के भाषाएं क्या है। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर जब बहुत सारे भाषा वाले बच्चे, बहुभाषिक कक्षा में हर तरह के बच्चे, आजकल समावेशित कक्षा होता है, हर भाषा के अगर बच्चे हैं या अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चे हैं, तो वो एक संसाधन है, कठिन समस्या, एक पहेली है, एक जटिल चुनौती है नहीं, वो एक संसाधन की तरह है। क्यों? क्योंकि बच्चों के अलग अलग भाषा होने से बच्चों का वर्ड पावर बढ़ता है, मतलब शब्द संग्रह उनका बढ़ता है, शब्दावली बढ़ती है उनकी, अलग अलग भाषा के शब्द वो सीखते हैं, इसलिए एक संसाधन के रूप में माना जाएगा, न कि समस्या या पहेली या चुनौती के रूप में। अगला क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर को निर्धारित, तो प्राथमिक स्तर का स्वरूप निर्धारित करने के लिए हिंदी भाषा की समावेशी कक्षा करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है क्या? मतलब उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों हिंदी भाषा की समावेशी कक्षा करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण, उच्च स्तर का स्वरूप कैसे निर्धारित होगा? प्राथमिक स्तर का स्वरूप निर्धारित करने में समावेशी कक्षा क्या होता है? जिसमें सब तरह के बच्चों को पढ़ाया जाता है, उनका मतलब शारीरिक रूप से अक्षम हो या फिर अलग अलग भाषा के हों, अलग अलग सामाजिक स्तर के बच्चे हों, सभी बच्चों को एक साथ एक ही क्लासरूम में जो पढ़ाया जाता है उसे हम समावेशी कक्षा कहते हैं। और इस समावेशी कक्षा में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो शिक्षण प्रक्रिया सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें सब तरह के बच्चों का समावेशन होता है, तो सब बच्चों को लेकर पढ़ाने की प्रक्रिया उच्च प्राथमिक स्तर का स्वरूप निर्धारित करती है। अगला क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का सतत आकलन करने के लिए सर्वाधिक उचित तरीका क्या है? प्रश्न पूछना, परिचर्चा, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, ये सभी। मौखिक अभिव्यक्ति में प्रश्न पूछने से बच्चे जवाब देंगे तो मौखिक अभिव्यक्ति होगी, पता चलेगा, बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ेगा। परिचर्चा में सभी बच्चे भाग लेंगे, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे, तो ये भी तरीका है मौखिक अभिव्यक्ति को आकलन करने का। और एक है बच्चों को प्रतिक्रिया व्यक्त करना, किसी भी प्रश्न पर या किसी भी समस्या पर या किसी भी कोई भी विषय पर अपनी जब बच्चे प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, तो ये सभी बच्चों के मौखिक अभिव्यक्ति का सतत आकलन करने का ये सारा तरीका उचित है, इसलिए इसका आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, भाषा सीखने में सामाजिक अंतःक्रिया का महत्वपूर्ण स्थान है, इस कथन का संबंध किससे है? तो सामाजिक अंतःक्रिया, सोशल इंटरेक्शन थ्योरी जिसको, ये वाइगोत्स्की का दिया हुआ सिद्धांत है, सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत। सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत वाइगोत्स्की ने दिया था। उनका मानना है कि बच्चे समाज में रहकर अंतःक्रिया के द्वारा भाषा को सीख लेते हैं, इसलिए परिवार में, समाज में जब वो लोगों से इंटरेक्शन करते हैं, अंतःक्रिया करते हैं, तो उन्हें भाषा का ज्ञान हो जाता है, इसलिए इसका संबंध वाइगोत्स्की के कथन से संबंधित है ये। फिर अगला है, उच्च प्राथमिक स्तर पर समझ कर पढ़ने के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? तीव्र गति से पढ़ना, या बोलकर शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ना, या लिखित सामग्री में शब्दों की पहचान करना,
या किसी लिखित सामग्री के निहितार्थ को समझना। तो समझकर पढ़ने का मतलब है कि किसी भी लेख या लिखित सामग्री को जब हम पढ़ रहे हैं तो उसके निहितार्थ मतलब उस क्या कहना चाह रहा है, उसका प्रयोग कहाँ होगा, उसका निहितार्थ को जब हम समझते हैं तो समझकर पढ़ने के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण है कि किसी भी सामग्री के निहितार्थ को, लिखित सामग्री के निहितार्थ को समझना। लिखित सामग्री के निहितार्थ को समझना। तो इसमें क्या है कि निहितार्थ से हमें पता चलता है, निहितार्थ से पता चलता है कि वो कहाँ उसका प्रयोग होगा, कहाँ उसका उपयोग कर सकते हैं, वो क्यों उस सिद्धांत अगर कोई पढ़े या उसका छिपा हुआ अर्थ क्या है, इसको जब हम समझ पाते हैं तो समझकर पढ़ने के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण इसे माना जाता है, इसका छिपा हुआ अर्थ या ये कहाँ प्रयोग हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, व्याकरण की समझ को संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आंकना पूर्णतः उचित है, आंशिक रूप से उचित है, पूर्णतः असंभव है, बिल्कुल अनुचित है। तो व्याकरण का जो भी प्रश्न होता है वो किस संदर्भ में पूछा गया है, ये समझकर उस प्रश्न के व्याकरण की समझ को संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से व्याकरण सही प्रयोग हुआ है कि नहीं, ये आंकना पूर्णतः उचित है। तो आज के लिए बस इतना ही।